हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 हिंदी में जो भी महत्वपूर्ण पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर पोर्शन से, उन्हें करा रहा हूं। इसके पहले भी कुछ वीडियो अपलोड किए हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हिंदी का स्पेशल वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्रामर पोर्शन, रस छंद वगैरह खूब सारा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मातृभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। देखिए, पहले मातृभाषा समझिए। एक क्वेश्चन आया करता है, मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा की विशेषताएं। स्टूडेंट, ये चीज़ आपको है ना, मैंने पहले भी बता चुका है। तो देखिए, मातृभाषा है क्या, जैसे आप बचपन से है ना, जो अभी तक सीखते आए हैं, जो अपने माँ के मुंह से सुन करके या अपने आस पड़ोस के भाई बहन छोटे बड़े लोगों से सुन करके जो आपने सीखा है, वो मातृभाषा कहलाता है। मतलब आपने दैनिक जीवन में जन्म से लेकर के अभी जो सुनते आए हैं, जो अभी आप सुनते आए हैं, है ना, या कि बच्चा जो अपनी माँ के मुंह से सुनता है, जन्म से लेकर के अभी तक माँ से सुनते आया है और सीखता है, उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा, यानी माँ के द्वारा सिखाई गई भाषा। क्योंकि पहली बोली जो है बच्चा माँ से सुनता है ना, किसी भी है ना, कोई भी बच्चे की बात करें स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा प्रथम जो ज्ञान होता है वो माँ के द्वारा दिया जाता है। क्योंकि बचपन से सबसे ज़्यादा समय कहाँ व्यतीत होता है बच्चे का, माँ से। तो माँ के द्वारा सीखी गई भाषा जो जन्म से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है, वो भाषा कहलाता है मातृभाषा। और स्टूडेंट, जबकि राजभाषा का तात्पर्य है जो सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। 2 नंबर में आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है उत्तर। मातृभाषा शाब्दिक अर्थ है माँ की भाषा, है ना। बच्चा अपनी माँ के माँ से अब जिस भाषा को सीखता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। जबकि राजभाषा से तात्पर्य है उस भाषा से जो कि सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक, अगला है आपका विभाषा और भाषा में अंतर। देखिए, बोली आपने सुना होगा और भाषा। तो बोली का जब थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र होता है तो विभाषा बनता है, विभाषा का थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र होता है तो राजभाषा बन जाता है, और राजभाषा का बड़ा सा क्षेत्र हो जाता है तो भाषा बन जाता है। समझ रहे। बोली जैसे आपके 2-3 जिलों पे कुछ बोली बोली जाती हैं, जैसे मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेलखंडी, ऐसे। ठीक है, तो ये जो है छोटे छोटे कई जिलों मिलाकर, मतलब जैसे 4 जिले 5 जिले मिलाकर के छोटे से क्षेत्र में ये बोलियां बोली जाती है। वही जब 8-10 जिले हो जाते हैं स्टूडेंट, तो वहाँ पर विभाषा हो जाता है। और वही जब थोड़ा सा विस्तृत ले लेता है, 2 से अधिक राज्यों में फैल जाता है, तो वो कहलाता है राजभाषा, है ना। राजभाषा से सरकारी कामकाज भी किया जाता है। और वही राजभाषा जब पूरे देश में लागू हो जाए तो वो कहलाने लगता है भाषा। समझ गए क्या चीज़ का मैंने, बोली छोटा सा क्षेत्र, उससे बड़ा थोड़ा क्षेत्र जब विस्तृत हुआ उसी को विभाषा कहने लग गए। विभाषा से थोड़ा सा क्षेत्र बड़ा हुआ, मतलब 1-2 राज्यों में बात होने लगी उस सब भाषा की, या आदान प्रदान कम्युनिकेशन होने लगा, तो वो कहला गया अपना क्या, राजभाषा। अब वही राजभाषा यदि पूरे देश में चलने लगा स्टूडेंट, तो वो कहलाने लगता है भाषा। क्लियर, इतना समझ गए। तो देखिए, विभाषा और भाषा में अंतर। पहला है, भाषा बोली का पूर्ण विकसित रूप है जबकि भाषा अर्ध विकसित है। मैंने पहले ही बता दिया कि बोली का थोड़ा सा विस्तृत रूप आपका क्या कहलाता है, विभाषा। लेकिन जब बड़े से क्षेत्र पूरे राज्य में या पूरे देश में चलने लगता है तब वो भाषा कहलाता है। तो बोली का जो विस्तृत है पूर्ण रूप होगा भाषा, जबकि विभाषा क्या होगा, अर्ध विकसित होगा। भाषा साहित्य की प्रचुरता और महत्ता होती है, मतलब भाषा में विभिन्न प्रकार के साहित्यों की रचना होती है, ज़्यादा होता है, विस्तृत होता है। जबकि विभाषा में साहित्य तो रहता है परंतु उसकी महत्ता प्राप्त नहीं हो पाती। जैसे भाषा क्या है, पूरे देश में प्रत्येक राज्य में चलने लगता है। अब उस भाषा से किसी भी साहित्य की रचना होगी तो हर राज्यों के लोग उसे पढ़ेंगे, क्योंकि उस भाषा को है ना सबको जानना होता है, सबको समझना होता है और पढ़ना भी पड़ता है। लेकिन जो विभाषा होता है तो ऐसे पर्टिकुलर हर एक राज्य में नहीं पढ़ा सकते। किसी क्षेत्र में आदमी पता है, अब उस विभाषा के आधार पर साहित्य की रचना कर दी जाएगी और दूसरे राज्य में वही बुक्स भेज दिया जाएगा, है ना, साहित्य बुक को, तो क्या कोई समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। समझ रहे, इसलिए जो महत्व होता है वो बिल्कुल बहुत कम होता है विभाषा में। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, तथा विभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे छोटा क्षेत्र बोली थोड़ा सा बड़ा हो गया, बढ़ चढ़ करके 10-15 जिलों पर, तो विभाषा। वही राज्य पर चलने लगा, दूसरे राज्य पर चलने लगा तो राजभाषा। लेकिन वही जब पूरे देश में चलने लगा तो भाषा। तो भाषा का क्षेत्र तो विस्तृत होगा और विभाषा का क्षेत्र सीमित होगा। भाषा का प्रयोग राज्यकाल में भी होता है, जबकि विभाषा केवल साहित्य तथा बोलचाल तक ही सीमित रहता है, मतलब राज्यकाल में नहीं होता। ठीक, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, विभाषा और बोली। अब यहाँ पर छोटा क्षेत्र किसका होगा, बोली का होगा, और बड़ा क्षेत्र होगा किसका, विभाषा का। जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि आप बहुत छोटे से क्षेत्र से हैं, आपके आसपास के एरिया के जिस
भाषा का आदान प्रदान करते हैं, मतलब जिस माध्यम से एक दूसरे से बोलचाल करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो कहलाती है बोली। लेकिन जब उसी का थोड़ा सा विस्तृत क्षेत्र विभाषा, तो विभाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली जो है स्थानीय सीमित क्षेत्र में होती है। विभाषा में साहित्य होता है, जबकि बोली में प्रायः साहित्य का अभाव होता है। बोली बहुत ही मतलब छोटा सा क्षेत्र में होता है, इस कारण से इसमें साहित्य की रचना कोई करता ही नहीं है। बहुत रेयर कंडीशन में स्टूडेंट साहित्य की रचना होती है, बहुत कम। जैसे मान लीजिए अवधी है ना, और ये बोलियां थोड़ी से बड़ी क्षेत्र के लिए है, और अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग, कभी कभी सुने होंगे स्टूडेंट, मथुरा में ज़्यादातर, वृंदावन, यहाँ अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा इसमें कुछ साहित्य की रचना मिलेंगे आपको, बाकी अदर बोलियों में बहुत कम मिलता है। विभाषा शिक्षा का माध्यम हो सकती है, क्योंकि छोटा सा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा विस्तृत क्षेत्र में होता है, इस कारण से शिक्षा का माध्यम मान सकते हैं विभाषा को, जबकि बोली बिल्कुल ही नहीं हो सकता स्टूडेंट। ठीक है, विभाषा प्रादेशिक स्तर तक सीमित है, जबकि बोली स्थानीय क्षेत्र तक, मतलब छोटे क्षेत्र जहाँ आप रहते हैं, आवागमन होता है, वहाँ तक बोली सीमित है। लेकिन ये प्रादेशिक स्तर बताया ना, 10 से 15 जिलों पर हो जाए, थोड़ा सा बड़ा विस्तृत ले ले तो विभाषा कहलाता है। विभाषा की राज्य की मान्यता हो सकती है, क्लियर नहीं कह सकते कि होना ही है, हो सकती है, जब ज़्यादा थोड़ा बड़ा होगा तो हो सकती है, लेकिन बोली की राज्य की मान्यता नहीं होती। ठीक, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, भाषा किसे कहते हैं? क्या भाषा किसे कहते हैं? और आपको लिखना है भाषा की विशेषताएं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे आपको तैयार ही करना है। तो सबसे पहले भाषा की परिभाषा समझिए। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? भाष क्रिया से हुई। भाष अर्थात बोलना या कहना, जिन ध्वनियों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसकी समष्टि को भाषा कहते हैं। अब बात समझिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, ये कुछ ना कुछ माध्यम है ना दोनों के बीच में, तो ये कौन सा माध्यम हो गया? भाषा हो गया। जैसे हिंदी के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, तो भाषा क्या है? एक माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपना बात समझा सकते हैं, या दूसरे व्यक्ति की बातों को हम समझ सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, या कि आपका मान लीजिए हिंदी हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, भाषा होना चाहिए। ठीक है, उर्दू हो, उर्दू भी एक भाषा है, समझ पा रहे हैं? तो स्टूडेंट, जिसके माध्यम से व्यक्ति आचार विचार एक दूसरे का समझ पाता है, अपना विचार विनिमय कर पाता है, मतलब एक दूसरे को समझा पाता है, उसी माध्यम को हम कहते हैं भाषा। तो भाषा की जो उत्पत्ति हुई है भाष क्रिया से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना होता है। ठीक है, जिन ध्वनियों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसकी समष्टि को क्या कहते हैं? भाषा कहा जाता है। ठीक, समझ गए? चलिए, भाषा की विशेषताएं क्या है? भाषा की विशेषताएं यहाँ पर देखें, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, अपितु अर्जित संपत्ति है। भाषा सीखी जाती है, वह धन की तरह माता पिता का अनायास प्राप्त नहीं होता। मतलब जिस प्रकार से आपके पिता माता की, मान लीजिए पिता माता है फिर भी, या कि पिता माता जी के जाने के बाद भी जो उनका पूरा धन होता है वो आपके नाम पे हो जाता है, लेकिन भाषा ऐसा नहीं होता। यदि आप इंग्लिश आज नहीं सीख पा रहे हैं तो आप जिंदगी भर नहीं सीख पाएंगे। ऑटोमेटिक नहीं होगा कि भैया उस व्यक्ति से बन रहा था, उस व्यक्ति ने हमको दान कर दिया तो हमसे इंग्लिश बन जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट आप जैसे देखते होंगे, बिना पढ़े हुए आपसे नहीं बन पाता। तो पैतृक संपत्ति क्या कहलाता है? जो पिताजी का संपत्ति होता है, ऑटोमेटिक पिता के बाद हमारा वो कहलाता है। पिता ने यदि हमको दे दिया तो हमारा उसमें पूरा अधिकार है। तो पैतृक संपत्ति ये भाषा नहीं है, मतलब भाषा को हम अर्जित करेंगे, मेहनत करेंगे तभी सीख पाएंगे। किसी भी भाषा को सीखना इतना आसान नहीं होता। आप हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी भाषा के बारे में ही विस्तृत अभी आप जानकारी नहीं रखते होंगे। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल 100% करेक्ट है, क्योंकि मैं भी हिंदी बोलता हूँ, लेकिन उतना ही बोल पाता हूँ जितना मुझे आवश्यकता है। पूर्ण रूप से साहित्यिक हिंदी हम लोगों से खुद नहीं आता। जो कि हिंदी का स्पेशलिस्ट होगा उसी से हिंदी पूर्ण रूप से बनता होगा, या पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य रूप से बोलता होगा। समझ पा रहे हैं? हम तो एक भाषा के रूप में बोल रहे हैं, लेकिन पूर्णतः उसको शुद्ध रूप केवल हिंदी के, है ना, जानकार या हिंदी के विशेषज्ञ ही ऐसा बोल पाएंगे। तो हिंदी चाहे ले लें, चाहे इंग्लिश ले लें, चाहे संस्कृत ले लें, किसी भी भाषा की बात करें, पैतृक संपत्ति नहीं होता, उसे अर्जित किया जाता है, मेहनत करके प्राप्त पाया जाता है। भाषा आरंभ से लेकर अंत तक सामाजिक वस्तु है। भाषा की उत्पत्ति, इसका प्रयोग, उसका अर्जन सब कुछ समाज में ही होता है। समाज में मतलब जैसे आप जन्म लिए तब से माँ बाप का समाज है ना, फिर थोड़े से बड़े हुए स्कूल का समाज, थोड़ा सा बड़ा मतलब और कुछ मतलब आपने ज़िले में घूमने शुरू कर दिए, अपने डिस्ट्रिक्ट में, मतलब अपने राज्य में या अपने गांव में, ऐसे घूमते हैं तो आवागमन, आचार विचार विनिमय,
इन सब से हम भाषा को क्या करते हैं, सीख पाते हैं। देखिए नए नए व्यक्ति मिलते हैं, नए नए शब्दों का है ना वहाँ पे प्रयोग होता है और हम नए नए शब्द सीखते हैं। आज भी हम कुछ सीखते हैं, जिंदगी भर सीखते रहेंगे। ज्ञान तो इतना है स्टूडेंट कि आप कितना भी जिंदगी में मरते दम तक पढ़ाई करेंगे तब पर भी पढ़ाई समाप्त ही नहीं होगा, चाहे किसी भी विषय की बात करें। तो आज भी सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे और सीखते ही हैं, ठीक है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। अनुकरण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना आप सुन पा रहे हैं किसी चीज़ को, जितना आप सुनेंगे उतना आप भाषा सीख पाएंगे। भाषा चिर परिवर्तनशील है ना, बहुत मतलब कहने का मतलब इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, बहुत कम होता है। भाषा शारीरिक, मानसिक, भौतिक कई कारणों से सतत बदलती रहती है, ठीक। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता क्योंकि यह सदैव परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील मतलब थोड़ा सा बदल दिया जाता है। यहाँ पर भाषा चिर परिवर्तनशील आप देख ही पा रहे हैं, उतना नहीं बदलता कि आज मान लीजिए एक पेन, इसको पेन बोला जाता है तो कल इसको और बदल, ऐसा नहीं, बहुत कम बदलता है लेकिन बदलता है। तो इसको आप देख लीजिए, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, यह सदैव परिवर्तनशील है। भाषा का विकास कठिनता से सरलता की ओर होता है, ठीक है। पहले कठिन होता है फिर सरलतम के रूप में होता है। भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर जाती है, ठीक। तो ये हो गए कुछ विशेषताएं, आपको 4-5 विशेषताएं तो तैयार कर लेना, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। भाषा किसे कहते हैं, भाषा की विशेषताएं। तो स्टूडेंट ये हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्लीज़ आप लोग तैयार कर लेना। ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। प्लेलिस्ट में आप हिंदी के जो भी वीडियो हैं वहाँ पे देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।